तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, कुछ याद है सबको? लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? DBMS के कंपोनेंट के बारे में देखा था हमने, एम आई राइट? तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि इंटरव्यू में आपको इस थियोरेटिकल बात जो होती है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्यूरी लैंग्वेज और क्यूरी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको बेसिकली क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, अंडरस्टैंड करना, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो आज यहाँ पे टुडे इज़ द डेट इज़ 8/2025। ठीक है, डे इज़ ए वेडनेसडे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे DBMS कंपोनेंट। DBMS कंपोनेंट तो कल हमारे हो चुके थे यहाँ पे। DBMS मॉडल, डाटाबेस मॉडल, डेटाबेस मॉडल। ठीक है, तो थ्योरी को हम अच्छी तरीके से जानेंगे और उसके बाद हम डेटाबेस के प्रैक्टिकल जो होते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस के बारे में देखना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है आपको, जो बोला जाता है DBMS। ओके, DBMS कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसके ऊपर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे इंटरव्यू। और दूसरा जो होता है DBMS, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है DBMS सॉफ्टवेयर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका ओरेकल है, यहाँ पे पोस्टग्रे है, या SQL है, यहाँ पे पोस्टग्रे SQL। ओके, और उसके बाद यहाँ पे DBMS फीचर्स के बारे में आपको पूछा जाता है, डिटेल में फीचर्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि उसके फीचर्स हमने कल देखे थे, यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स है, उसका अनऑथराइज एक्सेस है, यहाँ पे SQL क्यूरी लैंग्वेज है यहाँ पे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स में आपको डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पे ऊपर फोकस करेंगे। DBMS कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है अच्छी तरीके से, आप कौन से भी डेटाबेस के ऊपर काम कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट वो DBMS सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट किए गए होते हैं, ताकि उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली आप परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डेटाबेस मॉडल के बारे में। यहाँ पे डेटाबेस मॉडल, यहाँ पे तो हियर डेटाबेस मॉडल। ठीक है, सो डेटाबेस मॉडल जो होता है यहाँ पे, डेटाबेस मॉडल define different specification and process to implement DBMS कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डेटाबेस मॉडल जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है कि एक स्पेसिफिकेशन होता है और कुछ प्रोसेस होती है टू इम्प्लीमेंट द DBMS कॉन्सेप्ट। अब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है इट इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ थिंग। जैसे हम मान लो कि स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे ये वर्ड जो है यहाँ पे, तो इसके बारे में मैं आपको लिख के देता हूँ। स्पेसिफिकेशन, अगर ये वर्ड अगर आता है तो इसका मतलब है इट इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन about the thing which going to implement। जो भी चीज़ें हैं हम बनाने जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो होता है उसी को बोला जाता है यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस मॉडल जो होता है कि DBMS कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से बनाया गया है और उसके अंदर अलग अलग तरीके से प्रोसेस होती है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के अलग अलग जो रिक्वायरमेंट होती है,
तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटाबेस के मॉडल बनाए गए हैं और उसी मॉडल को हम पढ़ते हैं और उसके अंदर काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डेटाबेस मॉडल के अंदर सबसे पहले मॉडल है यहाँ पे रिलेशनल मॉडल, इसको RDBMS कहा जाता है। यहाँ पे इज कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे RDBMS ये एक डेटाबेस का एक मॉडल है एक्चुअली, ओके। तो DBMS जो है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें से एक है RDBMS, जो कि वो अलग तरीके से काम करता है। इसी को कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी डेटा होता है हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड डेटा into table, into rows and columns called as a table, ठीक है। अब ये जो डेटाबेस मॉडल है RDBMS, तो हम यही मॉडल पढ़ते आ रहे हैं आज तक। तो हमें लगता है डेटाबेस का मतलब RDBMS ही होता है, जो कि हम डेटा टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक DBMS कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है, एक मॉडल है, जिसके अंदर डेटा जो है हमारा टेबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं रो एंड कॉलम स्ट्रक्चर में। तो ये हो गया RDBMS, और इसका मैक्सिमम यूज होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो हियर दिस एग्जांपल, it is used to develop application software, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए RDBMS का यूज करते हैं, मतलब हमारे डेटा को एक रिलेशन टेबल में डिवाइड करते हैं और हर एक टेबल का रिलेशन एक दूसरे के साथ देते हैं, ताकि हम सारे डेटा को एक साथ कंसिस्टेंटली सिंक करके बाहर निकाल सके। तो ये जो है मॉडल, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए RDBMS का यूज होता है। तो इसका ये सॉफ्टवेयर सिस्टम, इसकी जो है RDBMS को फॉलो करने वाली सॉफ्टवेयर सिस्टम, नंबर 1 है ओरेकल, नंबर 2 है MySQL, नंबर 3 है PostgreSQL, नंबर 4 है यहाँ पे SQLite एक्सेट्रा ETC। अब बहुत सारे सिस्टम है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो RDBMS मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं या RDBMS मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया RDBMS मॉडल के बारे में, ठीक है। तो हम हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है RDBMS पढ़ना है हमें, और हम थ्रू आउट दिस कोर्स हम ये RDBMS मॉडल, एक ही मॉडल पढ़ने वाले हैं, जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए इसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम सीखने वाले हैं ये PostgreSQL सीखने वाले हैं सॉफ्टवेयर, जिसका यूज़ ब्रॉडली होता है कंपनी में, और ये ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स बहुत बड़ा डेटाबेस है, इसके सामने MySQL बहुत छोटा डेटाबेस है, ठीक है। तो हम सब बहुत बड़ा डेटाबेस सिस्टम पढ़ने वाले हैं, और इसकी कंपनी में बहुत सारी वैकेंसी भी होती है PostgreSQL पे, और बेस्ट जॉब भी होती है यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे इसके बाद सेकंड मॉडल जो है यहाँ पे, नंबर 2 हायरार्चिकल मॉडल। हायरार्चिकल मॉडल यहाँ पे, ओके। In this model, data are structured like a tree, ठीक है। उसके बाद है हायरार्चिकल मॉडल है DBMS कॉन्सेप्ट के अंदर,
इस मॉडल के अंदर जो भी डेटा है आपका वो डेटा आपका ट्री स्ट्रक्चर में सेव किया जाता है, उसी को कहा जाता है हायरार्चिकल मॉडल। सो नॉर्मली हर एक मॉडल का यूज़ अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए होता है। तो जैसे कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका RDBMS का यूज़ करते हैं, तो हायरार्चिकल मॉडल जो है यहाँ पे ट्री बेस रिक्वायरमेंट जहाँ पर होती है, आपका डेटा ट्री डेटा स्ट्रक्चर में सेव करना हो, तो यहाँ पे हायरार्चिकल मॉडल का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद है थर्ड नंबर है नेटवर्क मॉडल। So here data are represented as a graph, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क मॉडल है, यहाँ पे ये भी एक डेटाबेस का मॉडल है। यहाँ पे इसके अंदर डेटा जो है एज अ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर जैसे उसको क्या किया जाता है, डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क मॉडल है, इसका अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन है, ओके। तो ये जो भी हमारा डेटा है उसको एज अ ग्राफ की तरह क्या करता है, स्टोर करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन जो होते हैं जिसको हमें ग्राफ वाइज डेटा चाहिए, तो यहाँ पे नेटवर्क मॉडल का यहाँ पे क्या किया है, इस्तेमाल किया जाता है, ओके। अभी आपको पता होगा कि अभी एक क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन आया हुआ है, वो इसी मॉडल के ऊपर डिपेंड है, ब्लॉकचेन मॉडल, ओके। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी डेटा होता है हमारा, उसको हम ब्लॉक बोलते हैं, और वो उसका चेन होता है, मतलब वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है एक दूसरे से लिंक होके सारे सिस्टम के ऊपर। तो ये एक नेटवर्क मॉडल का एक एप्लीकेशन है जो कि डेटा ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक मॉडल है जिसको कहा जाता है नेटवर्क मॉडल यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे नंबर 4 है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, अब इस मॉडल के अंदर जो डेटा होता है आपका, डेटा इज स्टोर्ड एज अ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो होता है जिसके अंदर जो भी आपका डेटा है वो डेटा स्टोर होता है एज अ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सो जो भी आपका हर एक डेटा को ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है और उसका स्टोर किया जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे, बेस्ट एग्जांपल यूट्यूब। तो यूट्यूब वीडियो सेव करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर जो भी हमारे वीडियोस होते हैं उसको एज ऑब्जेक्ट की तरह वो क्या करता है, सेव करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यूट्यूब जो है ये मल्टीमीडिया डेटा यूज़ करता है मैक्सिमम, जिसके अंदर हम ऑडियो वीडियो स्ट्रीम चलाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल यूट्यूब यूज़ करता है, उसका जो भी डेटा है, मतलब जो भी मल्टीमीडिया डेटा है उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद एक मॉडल आता है यहाँ पे नंबर 5, जिसको हम बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है, डॉक्यूमेंट की वैल्यू ग्राफ बेस्ड स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद एक आता है नो एसक्यूएल मॉडल आता है यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर हम डेटा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और ईच डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, हमारा डेटा की और वैल्यू के पेयर में होता है, जो कि ग्राफ बेस्ड स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है हमारे डेटा सेव करने के लिए। तो ये हो गए आपकी डेटाबेस के मॉडल्स हो गए। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स कौन से हैं, तो और आप कौन सा मॉडल यूज़ करते हो। तो यहाँ पे हमें आपको ये मॉडल बताना पड़ेगा उनको, और उसमें से हम यूज़ करते हैं RDBMS, क्योंकि यही हम पढ़ते आ रहे हैं सदियों से, और इसी मॉडल के ऊपर हमें पढ़ाया गया है। तो डेटाबेस का मीनिंग अगर कोई हमें पूछे तो हमें एक ही मॉडल पता है RDBMS, जो कि हम टेबल कॉलम में डेटा सेव करने की बात करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि
कि डेटाबेस अलग अलग तरीके के मॉडल यूज़ करता है और अलग अलग मॉडल का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है, उसका अलग अलग प्रोसेस और डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, वो अलग अलग एल्गोरिदम यूज़ करता है और उसका पर्पज़ अलग अलग तरीके की सिस्टम डेवलप करने के लिए होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है ये। ठीक है, कल हमने DBMS कंपोनेंट देखे थे क्या, डेटाबेस के कंपोनेंट्स? यस, कल के लेक्चर में क्या क्या देखा था हमने, याद है किसी को? देखो, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि कल क्या हुआ है आप बता नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। मतलब आपको सब कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ा था हमने, क्या क्या नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको कल जो पढ़ाया है आज याद नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से अगर बात होती रहेंगी तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप इसको इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो आप प्रॉपर आंसर दे सकोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हैबिट रखना पड़ेगा कि बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद को परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे, तो तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होगा और आप रियल इंटरव्यू में अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिसेस आपको करना है। इससे पहले ही मैंने आपको कहा था कि आप इस तरीके की प्रैक्टिसेस करो, यहाँ पे बातें करो, बोलो, आप क्वेश्चन के आंसर देने का ट्राई करो, क्वेश्चन पूछो। तो ये एक बहुत ग्रेट प्लेटफॉर्म है आपके लिए चीज़ें सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। लेकिन आप इसका कोई फ़ायदा नहीं ले रहे हैं और एक दिन क्लास ख़त्म होने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ओके, तो फिर आप क्लास को ब्लेम करते चलोगे, क्लास ने प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड की, क्लास ने ये नहीं वो नहीं। देखो, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है और एक आपकी अपॉर्चुनिटी सिर्फ क्लास के प्लेसमेंट पे ऊपर डिपेंड नहीं होती है। अगर आपके पास स्किल है तो आप कहीं पर भी जाकर कहीं पर भी आप जॉब ला सकते हैं और आप काम कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो डल बिहेवियर है इसको भूल जाओ। आज तक जो गलतियां हमने की है या करते आ रहे हैं, इसको सुधारने का एक बेस्ट मौका है आपके पास। ठीक है, और इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई मौका आपको मिलेगा कि आपको खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो खुद को इम्प्रूव कीजिए ये इसके अंदर और डेडिकेशन से, पैशन से काम कीजिए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे जस्ट। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फंक्शन ऑफ DBMS। DBMS, ठीक है, अब DBMS के क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले है यहाँ पे उसका फंक्शन है डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल। स्टोरेज एंड रिट्राइवल, ओके। सो efficient डेटा हैंडलिंग। तो यहाँ पे देखो, जो भी डेटाबेस का जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन है डेटा को स्टोर करना और उस डेटा को स्टोर करने के बाद बाहर निकालना। ओके, लेकिन वो भी कैसी, इफ़िशियंटली, इफ़िशियंट डेटा हैंडलिंग। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी कुछ मीनिंग है। इफ़िशियंट का मतलब यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। इफ़िशियंट का मतलब विद इन मिनिमम टाइम एंड स्पेस, इसी को कहा जाता है इफ़िशियंट। ओके, तो डेटा को इफ़िशियंटली स्टोर किया जाता है, मतलब वो मिनिमम टाइम लेता है और मिनिमम मेमोरी स्पेस लेता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और डेटा रिट्राइव करने के लिए मिनिमम टाइम लेता है और मिनिमम स्पेस लेता है डेटा को रिट्राइव करने के लिए। तो इस तरीके का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको इफ़िशियंट कहा जाता है। तो डेटा स्टोर एंड रिट्राइव इफ़िशियंटली करता है, तो ये इसका मेन फंक्शन है डेटाबेस DBMS का। तो इंटरव्यू में आपको पूछा भी जा सकता है DBMS के फंक्शन क्या होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो आपको ये चीज़ें उनको बताना पड़ेगा
सारी चीज़ें कोडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, कॉन्सेप्ट भी पता होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो पहला फंक्शन है डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल ना। उसके बाद है सेकंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ensure ACID प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एक डेटाबेस का फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। मतलब साइमल्टेनियसली एक डेटाबेस को बहुत सारे यूज़र एट अ टाइम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ओके। तो जब डेटाबेस के साथ हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब एक ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का मैनेजमेंट जिसके अंदर एसिड प्रॉपर्टी है, ये जो आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, एसिड, ए फॉर एटोमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर इंटीग्रिटी एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो ये एसिड प्रॉपर्टी मेंटेन करता है। तो इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसकी डेटाबेस की एसिड प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जो होता है डेटाबेस के साथ, हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब उसके साथ इंटरेक्ट होकर कुछ कमांड देते हैं, और वो कमांड देने के बाद वो प्रोसेस करके हमें डेटा देता है। इसके बीच में जो भी चीज़ें होती है वो होता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है डिपेंड करता है एसिड प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हम बाद में देखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। और ये जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकली भी हम करके देखेंगे। ये जो फंक्शन है इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है डेटाबेस के अंदर, कौन सा कोड है, ये सारी चीज़ें भी हम आगे जाके करेंगे। इसी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थ्योरी सिर्फ थ्योरी नहीं होती है, इस थ्योरी के ऊपर भी प्रैक्टिकल होता है। तो वो प्रैक्टिकल आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो आपको थ्योरी को आप प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो तो इट मीन्स व्हाट, यू बिकम द मास्टर, ओके। तो आपको मास्टर बनना है तो थ्योरी को समझ के, उस थ्योरी का यूज़ करके उसका प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको सुपीरियरिटी और मास्टरी मिल जाती है सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सो नाउ उसके बाद आता है थर्ड डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। and security. Prevent unauthorized access. Prevent unauthorized access. अब डेटा इंटीग्रिटी का मतलब यह होता है कि डेटा की एक्यूरेसी होती है, ओके। आपका डेटा एक्यूरेटली डेटाबेस सिस्टम के अंदर स्टोर होना चाहिए जैसा आपने चाहा था, और डेटा आपका सिक्योर होना चाहिए ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट कर सके। कोई भी आपकी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है जिसको ऑथोरिटी नहीं है, जिसको ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये भी एक फंक्शनलिटी मानी जाती है डेटाबेस सिस्टम की, DBMS की, ओके। सो उसके बाद है यहाँ पे नंबर 4 कंकरेंसी कंट्रोल। Concurrency control. So here manage simultaneous user access, ठीक है। तो डेटाबेस का और एक फंक्शन है कॉन्करेंसी कंट्रोल। मतलब यहाँ पे एक साथ एक डेटा को मल्टीपल यूज़र एक्सेस करना चाहते हैं तो उनका एक दूसरे के साथ आइसोलेशन करके उनका ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है ताकि एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके, ओके। तो कुछ मिसमैच ना हो सके, तो यहाँ पे कंकरेंसी कंट्रोल एक फंक्शन है, तो वो कंकरेंसी को कंट्रोल करता है। तो कंकरेंसी का मतलब क्या होता है कि साइमल्टेनियस एक्सेस, मतलब बहुत सारे यूज़र एट अ टाइम एक ही ऑब्जेक्ट को ऊपर एक्सेस करना चाहते हैं, तो सारे जो यूज़र्स है
उनको उस ऑब्जेक्ट का या डेटा का एक्सेस दिया जाता है, लेकिन आइसोलेटेड, मतलब एक दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया जाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है डेटाबेस का। इसलिए तो हम एक डेटाबेस होता है और मल्टीपल क्लाइंट इस डेटाबेस को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम ऑटोमेटिकली सबकी रिक्वेस्ट लेके सबको मैनेज करता है यहाँ पे। ओके, तो ये इसी कंसेप्ट को कहा जाता है कॉन्करेंसी कंट्रोल कहा जाता है। तो ये एक डेटाबेस का फंक्शन है यहाँ पे, जो कि कॉन्करेंसी को कंट्रोल करता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मेन फीचर फंक्शन है यहाँ पे, मैं लिख के देता हूँ बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी, प्रोटेक्ट डेटा अगेंस्ट रिकवरी, अगेंस्ट फेलियर। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है डेटाबेस सिस्टम का, जहाँ पे जो आपका डेटा का बैकअप एंड रिकवरी। तो बैकअप का मतलब ये होता है कि आपका जो भी डेटा है उस डेटा की कॉपी निकाल के रखना, और रिकवरी का मतलब जो भी डेटा आपका फेलियर हुआ है या फिर लॉस्ट हुआ है उसको फिर से रिकवर करना। ओके, फिर से आपको निकाल के देना। तो ये चीज़ें मैनेज करने का काम डेटाबेस करता है। तो ये डेटाबेस के मेन फंक्शन होते हैं यहाँ पे। इसी फंक्शन के ऊपर आपकी सारी कोडिंग और ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है कि ये फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, उसके लिए क्या क्या मैकेनिज्म यूज़ होता है, क्या क्या स्टेटमेंट कोड कमांड्स होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होती है। और ये वैरी करती है कि ये डेटाबेस की कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट को सॉफ्टवेयर के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया गया है। अब सॉफ्टवेयर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, MySQL हो सकता है, ये MongoDB हो सकता है, यहाँ पे पोस्टग्रे हो सकता है। तो हर एक सॉफ्टवेयर अपने अपनी तरीके से अपने अपने हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है उसके अंदर। तो आपने उसके अंदर उसकी कमांड्स चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं कि अगर आप सेम डेटाबेस सिस्टम यूज़ कर रहे हो मॉडल जैसे RDBMS, तो उसके सारे सॉफ्टवेयर एक साथ वर्क करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना स्पेसिफिकेशन होता है, तो वो अपने अलग तरीके से काम करता है यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ हियर ठीक है। अभी हम इसके बाद यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है थ्योरी में? अभी यहाँ पे जो मैं डेटाबेस के बारे में आपको सिखा रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है DBMS में? यस, समझ में आ रहा है सबको? यस सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है। ओके, अब अभी हम देखेंगे डाटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, डाटाबेस आर्किटेक्चर। तो कोई भी सिस्टम बनने से पहले उसका आर्किटेक्चर होता है। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज आर्किटेक्चर। कोई बताएगा मुझे वो आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या होता है? यस, प्लान कोई उसका मतलब जैसे कि कैसे करना है। ओके, ठीक है। तो आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है, आर्किटेक्चर इट इज़ अ रेफर टू इट इज अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट, arrangement of functional component of a system in a such a way to accomplish a task। ठीक है। सो आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि जो भी सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर कुछ फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं और हर एक कंपोनेंट का अपना अपना काम होता है। तो उसकी इस तरीके से अरेंजमेंट करना ताकि हमारा पूरा काम अच्छी तरीके से हो सके, उसी को हम आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्चर हर एवरीवेयर आर्किटेक्चर इज एग्जिस्ट, हमारा घर हो या फिर
कोई हमारा मोबाइल भी हो, तो मोबाइल के अंदर सारा मोबाइल एक नहीं होता, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे उसके अंदर मेमोरी होती है, सिम स्लॉट होता है, उसके अंदर उसका डिस्प्ले होता है। तो ये क्या है, ये फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं। तो उनकी अरेंजमेंट इस तरीके से की जाती है कि आपका मोबाइल अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो उसी को कहा जाता है फंक्शनल कंपोनेंट कहा जाता है, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट की अरेंजमेंट होती है जो इस तरीके से, ताकि आपकी जो सिस्टम है, डिज़ायर सिस्टम, वो सिस्टम अच्छी तरीके से वर्क करे, उसी को आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो यहाँ पे DBMS का भी आर्किटेक्चर होता है कि इसके जो भी फंक्शनल कंपोनेंट है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्किटेक्चर के अंदर है इसका नंबर 1 सिंगल टायर आर्किटेक्चर। सिंगल टायर आर्किटेक्चर, अभी सिंगल टायर आर्किटेक्चर म्हणजे डायरेक्ट डाटाबेस ॲक्सेस, डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस। अब सिंगल टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि यहाँ पे डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है, ना कि किसी नेटवर्क के थ्रू एक्सेस किया जाता है, डायरेक्टली उस डायरेक्ट को एक्सेस किया जाता है। तो इस तरीके के जो एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं, या फिर हमारा मोबाइल डिवाइस होता है व्हाट्सएप, इसके अंदर एक खुद का डेटाबेस होता है, तो डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस करता है। तो इस तरीके का जो भी आर्किटेक्चर जो होता है उसी को सिंगल टायर आर्किटेक्चर कहा जाता है डेटाबेस का, ठीक है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल है यहाँ पे स्टैंड अलोन कम सिस्टम, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है। और जैसे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर भी उसका खुद का डेटाबेस है, तो डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस करता है विदाउट रिक्वेस्टिंग ओवर द नेटवर्क, ओके। तो ये डायरेक्ट एक्सेस करता है। तो इस तरीके की जो भी सिस्टम होती है उसको बनाया गया है सिंगल टायर आर्किटेक्चर के ऊपर। तो उस तरह का जो भी आर्किटेक्चर होता है उसी को सिंगल टायर आर्किटेक्चर यहाँ पे कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ इसके बाद है सेकंड टू टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर। Application server interact with the DBMS, interact with DBMS, ठीक है। तो टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर अलग होता है और डेटाबेस अलग होता है। तो एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू डेटाबेस को रिक्वेस्ट चली जाती है ओवर द नेटवर्क, उसी को कहा जाता है टू टायर आर्किटेक्चर, ओके। जैसे मान लो यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर है आपका, एप्लीकेशन सर्वर कौन सा हो सकता है, अपाची टॉमकैट है, अपाची टॉमकैट, या फिर IIS सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर जैम सर्वर है, ठीक है। ये एप्लीकेशन सर्वर है और ये है यहाँ पे डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस और एप्लीकेशन सर्वर बहुत आर सेपरेट होते हैं, अलग अलग। तो एप्लीकेशन सर्वर को सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस को, और डेटाबेस रिजल्ट भेजता है एप्लीकेशन सर्वर को, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी आर्किटेक्चर होता है इसी को कहा जाता है टू टायर आर्किटेक्चर, इसी को कहा जाता है टू टायर आर्किटेक्चर, ओके। तो मतलब यहाँ पे ये टायर 1 है और ये टायर 2 है। तो टायर का मतलब ये होता है कि इससे सेपरेट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है और उसी को हम सिंगल टायर में को कहते हैं, ठीक है। तो टायर का मतलब सेपरेट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है, वो अपने सेपरेट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट में वर्क होता है और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करता है ओवर द नेटवर्क, तो उसी को हम बोलते हैं टायर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू टायर के अंदर एप्लीकेशन सर्वर जो होता है जिसके अंदर हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं वो अलग होता है, अलग उसका एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है, और डेटाबेस जो होता है वो अलग उसका एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है,
और एप्लीकेशन सर्वर तो क्या करता है, डेटाबेस को कनेक्शन करके उससे डेटा लेता है। तो इस तरीके का जो भी आर्किटेक्चर बनता है उसी को 2 टायर आर्किटेक्चर कहा जाता है DBMS का अंदर। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड वन है थ्री टायर आर्किटेक्चर। Separate the presentation layer application layer and database layer। ठीक है। तो इस तरीके का जो आर्किटेक्चर होता है यहाँ पे तीनों चीज़ें अलग अलग होती है। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब जो यूज़र इंटरफेस होता है वो अलग अलग एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट में रन होता है। एप्लीकेशन लेयर मतलब सर्वर साइड कोड अलग होता है, और डेटाबेस लेयर डेटाबेस अलग जगह पे रन होता है। तो यहाँ पे इस तरीके का आर्किटेक्चर होता है, उसको 3 टायर आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर मतलब यूज़र इंटरफेस जो होता है, यहाँ पे यूज़र इंटरफेस या फिर हम इसको UI कह सकते हैं, जहाँ पे यूज़र क्या होता है, इंटरेक्ट होता है हमारे सिस्टम से, इसको UI कहते हैं। और बीच में यहाँ पे होता है हमारा सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। तो जैसे कि एप्लीकेशन सर्वर होता है यहाँ पे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, जैसे हम इसके अंदर जावा में डेवलपमेंट कर सकते हैं, गोलैंग का डेवलपमेंट कर सकते हैं, पाइथन में डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आता है सेपरेट डेटाबेस सिस्टम। ये सारी चीज़ें सेपरेट होती है, अलग अलग मशीन पे वर्क करती है या फिर सेम मशीन पे सेपरेट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट के ऊपर काम करती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है डेटाबेस सिस्टम। तो सब तीनों भी लेयर एप्लीकेशन के सेपरेट होते हैं यहाँ पे। इस तरीके का आर्किटेक्चर इसी को कहा जाता है 3 टायर आर्किटेक्चर। तो यूज़र UI से रिक्वेस्ट सेंड होती है हमारे सर्वर को, यहाँ पे हम बोलते हैं API रिक्वेस्ट। ठीक है, तो डेटा चाहिए तो ये यहाँ पे डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर डेटाबेस रिस्पॉन्स भेजेगा इसको एप्लीकेशन सर्वर को। एप्लीकेशन सर्वर यहाँ पे क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा UI को। और यहाँ पे जो होता है हम यूज़र होता है, यहाँ पे जो यूज़र इस सिस्टम को क्या करता है, इंटरेक्ट करता है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से डेटाबेस आर्किटेक्चर में यहाँ पे 3 टायर आर्किटेक्चर यहाँ पे होता है। ओके, तो यहाँ पे डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात आती है तो आप उसको कह सकते हैं कि देयर इज़ अ सिंगल टायर, 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर इन अ डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, अंडरस्टूड, कंसेप्ट समझ में आया सबको, ये किस तरीके से हो रहा है। ये पूरी थीम आपकी क्लियर हो जाती है यहाँ पे काम करने से पहले। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि अभी डेटाबेस डिज़ाइन जो होती है, डेटाबेस डिज़ाइन कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे, और बाद में एक एक कॉन्सेप्ट को हम डीप में देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में शॉर्ट नोट्स के एज अ शॉर्ट नोट्स ये आपके लिए बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो डेटाबेस डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स, डेटाबेस डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स। अब डेटाबेस डिज़ाइन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, मतलब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट किसी भी फॉर्म में आ सकती है, वर्बली आ सकती है, या फिर रिटर्न रिक्वायरमेंट आ सकती है, या फिर किसी वीडियो के ज़रिए आ सकती है, या फिर ऑडियो के ज़रिए आ सकती है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेटाबेस को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो सके है सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके
क्लियर होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो डेटाबेस डिज़ाइन के कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे नंबर 1 है इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रोसेस टू अवॉइड डेटा रिडंडेंसी। ये वर्ड है, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। रिडंडेंसी एज इट इज़ वर्ड जो है ये आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से, डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। सो नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस होती है नॉर्मलाइजेशन, जिसका मेन पर्पज़ होता है कि डेटा रिडंडेंसी अवॉइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे रिडंडेंसी की मीनिंग मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो जो भी डेटा डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज उसके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉलो किया जाता है डेटाबेस डिज़ाइन के लिए, ओके। तो मतलब टू अवॉइड द डेटा रिडंडेंसी, तो यहाँ पे रिडंडेंसी वर्ड यूज़ हुआ है, ना कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो आपको भी इंटरव्यू में रिडंडेंसी वर्ड यूज़ करना है वहाँ पे बात करते वक्त, ओके। तो नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टू अवॉइड द डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ओके, डेटाबेस डिज़ाइनिंग का। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चले तो यू आर बिकम द मास्टर इन अ डेटाबेस डिज़ाइनिंग, ओके। सो हियर ना, उसके बाद है ER डायग्राम। ER डायग्राम it is a entity relationship diagram। इट इज़ ए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ER डायग्राम को कहा जाता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। रिप्रेजेंट entity and their relationship। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ER मॉडलिंग कहा जाता है इसको, मैं ये आपको सिखाऊंगा डेटाबेस डिज़ाइन करते वक्त। तो ER डायग्राम जो होती है, हम डेटाबेस डिज़ाइन करने से पहले उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ER मॉडलिंग। तो इसके अंदर हम एंटिटी रेफर कर सकते हैं, मतलब एंटिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एंटिटी मतलब डेटाबेस टेबल्स, और उस टेबल का एक दूसरे के साथ क्या किस तरीके से रिलेशनशिप है, ये हम ER डायग्राम के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसके बेस पे विजुअली रिप्रेजेंट करके उसके बेस पे हम बेहतर तरीके से सिस्टम डिज़ाइन कर सके। विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद हमें पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर सिस्टम में हमें किस तरीके से डिज़ाइन करना है, कौन से टेबल बनाने हैं, किस टेबल का किस टेबल के साथ क्या रिलेशन होगा, ये सारी चीज़ें ये ER डायग्राम के थ्रू आपकी क्लियर हो जाएगी। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट जब आप देखोगे तो उसके हिसाब से डेटाबेस डिज़ाइन करने से पहले हमें ER डायग्राम निकालना ज़रूरी होता है। तो बेस्ड ऑन दैट ER डायग्राम हम फाइनल डेटाबेस टेबल्स बनाते हैं, और फाइनल डेटाबेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी को बोला जाता है ER डायग्राम। तो ये डेटाबेस डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ये डेटाबेस डिज़ाइनिंग डिपेंड होती है, ठीक है। उसके बाद है इंडेक्सेस। ऑप्टिमाइज क्वेरी परफॉर्मेंस। ओके, सो इंडेक्स से एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है डेटाबेस के अंदर टू ऑप्टिमाइज द क्वेरी परफॉर्मेंस। तो डेटा रिट्राइवल परफॉर्मेंस हमको हाई चाहिए,
जैसे हम सिस्टम डिज़ाइन किया है, हमने डेटा को स्टोर करके रखा है, लेकिन उस डेटा को बाहर निकालने के लिए मिनिमम स्पीड में मिनिमम टाइम में हमें उसको बाहर निकालना है, तो वहाँ पे इंडेक्सेस यूज़ किए जाते हैं। अब ये इंडेक्सेस कैसे होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए देखेंगे, कोडिंग के ज़रिए ये जो हम डेटाबेस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये जो डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर ये इंडेक्स से भी कॉन्सेप्ट आता है कि आपको डेटा रिट्राइवल फास्ट चाहिए, मतलब क्यूरी परफॉर्मेंस फास्ट चाहिए, ताकि आपका डेटा बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकले। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्यूरी का ऑप्टिमाइजेशन हो सके, मतलब क्यूरी आपकी डेटा फास्ट विद इन मिनिमम टाइम के अंदर वो डेटा आपको निकाल के दे सके। ठीक है, तो ये हो गए डेटाबेस डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट हो गए। तो ये हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक चैप्टर है हमारा बहुत बड़ा, तो हम थ्रू आउट दिस कोर्स ये चैप्टर भी पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस थोड़ा लेंथी जाएगा, क्योंकि अगर डीप में सीखना है आपको तो आपको थोड़ा सा लेंथी सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा, अगर डीप में सीखना है। या फिर ऊपर ऊपर का सीखना है तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा सिलेबस आपका। ओके, सो ये थिंग डिपेंड है आपके ऊपर कि आपको अगर फटाफट सीखना है तो सिलेबस शॉर्ट करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छी तरीके से स्किल लेना है तो सिलेबस को बेहतर तरीके से डीप में जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, सो हियर ठीक है, अभी हम देखेंगे डीबीएमएस की सिक्योरिटी के बारे में। कौन सी सिक्योरिटी डीबीएमएस की में अंदर होती है, यहाँ पे सिक्योरिटी इन डीबीएमएस। ओके, तो डीबीएमएस के अंदर सिक्योरिटी होती है। अभी ये डीबीएमएस की बात कर रहा हूँ मैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर की बात नहीं चल रही है कि एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल है, माइस्क्यूएल, ये तो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डीबीएमएस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीबीएमएस की जो सिक्योरिटी होती है उसके अंदर सबसे पहला पार्ट होता है सिक्योरिटी का, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा दोनों में से डिफरेंस क्या है, दोनों में से क्या डिफरेंस है, कोई बता पाएगा? और डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। यस, कंचन। Sir, authentication means we have rights to do something. एंड ऑथराइजेशन? No idea, sir. यस, सारिका। देखो, ये बहुत स्मॉल चीज़ें हैं, आपको उतनी चीज़ें भी एक क्लियरली नहीं है, तो इसका मतलब देखो आप कितने पीछे हो, आपको कितनी ज़रूरत है पढ़ाई करने की, कितनी ज़रूरत है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। सिंपली कोडिंग सीखने से कुछ नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट पता होना भी बहुत ज़रूरी है। यार आनंद, आपको पता है ऑथराइजेशन, डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन? No, sir. Sorry. I don't know. कल्याण सर, एनी आइडिया? आई थिंक सर ऑथराइजेशन में वो वेरीफाई करना पड़ता है, एंड ऑथेंटिकेशन आई थिंक मतलब एक्सेस। ओके, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का मीनिंग ये होता है कि आप उस चीज़ को ओनर है या नहीं है उस चीज़ का। ओके, आप उस चीज़ का ओनर है या नहीं है, ये होता है ऑथेंटिकेशन। मतलब यू आर द ऑथेंटिकेशन पर्सन, मतलब आपको यहाँ पे वो सिस्टम एक्सेस करने की परमिशन है। एक्सेस परमिशन का मतलब ये होता है कि ऑथेंटिकेशन। और ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको किस किस चीज़ की परमिशन, कौन सी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं, आप उसी को ऑथराइज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ ऑथेंटिकेशन it is a permission to access system एंड यहाँ पे ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है, सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है।
ओके, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही ना, ओके। ऑथराइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे व्हाट परमिशन have access to do, ठीक है। सो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि आपको वो सिस्टम एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं है, मतलब वो सिस्टम के ओनर आप है या नहीं है, वो सिस्टम आपसे बिलोंग करती है या नहीं है, उसको कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। और ऑथराइजेशन मतलब कि आप वो सिस्टम आपकी है, लेकिन आपको क्या क्या परमिशन है उसके अंदर। जैसे एक पुलिस वाला है, ओके, तो वो पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में जाता है तो वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, लेकिन मतलब उसकी ऑथराइजेशन क्या क्या है, मतलब उसकी रोल क्या क्या है, ओके, मतलब वो क्या क्या कर सकता है, उसकी क्या क्या परमिशन है। अब कोई कांस्टेबल है तो उसकी अलग परमिशन है, वो कोई एसपी है तो उसके लिए अलग ऑथराइजेशन परमिशन है, वो अलग अलग चीज़ें उसको करने के लिए परमिशन है। लेकिन बोथ आर द पुलिस ऑफिसर्स, ओके। तो पुलिस ऑफिसर दोनों भी है, मतलब दोनों ही ऑथेंटिकेटेड पर्सन है यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में, मतलब वो दोनों भी पुलिस है, ओनर है, लेकिन अपना अपना रोल उनका अलग है, उनको ऑथराइजेशन उनका अलग अलग है। कांस्टेबल के लिए अलग सी एक्सेस दिए वाले हैं कि वो उसी चीज़ को एक्सेस करेगा, और एसपी जो है वो उसको अलग चीज़ें दिए वाली है, वो उस चीज़ को अलग से एक्सेस करेगा, ठीक है। तो सिंपली जैसे कि एक फेसबुक है या फिर फेसबुक अकाउंट है जिसके अंदर आप लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करते हो मतलब वो अकाउंट आपका है, यू आर द ओनर, वो हो गया ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और अंदर आपको जितने भी ऑप्शन मिलते हैं यूज़ करने के लिए, वो हो गया आपका ऑथराइजेशन, कि आपको क्या क्या ऑथोरिटी है यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो जैसे कि सिक्योरिटी इन डीबीएमएस के अंदर सबसे पहली सिक्योरिटी होती है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। मतलब आप डीबीएमएस को पासवर्ड वगैरह लगा के रख सकते हो ताकि वो डीबीएमएस सिस्टम आपका हो और आपके सिवा कोई उसके अंदर यूज़ ना कर सके, ओके। तो वो हो गया ऑथेंटिकेशन। एंड जैसे ही आप उसके अंदर जाते हो तो आपको क्या क्या परमिशन दिए वाली है उसके हिसाब से आप उस सिस्टम की डाटाबेस के फीचर्स यूज कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ऑथराइजेशन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट सिक्योरिटी में आता है डीबीएमएस के, ठीक है। उसके बाद आता है मेन कॉन्सेप्ट डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन, ठीक है। So here secure sensitive data. ओके, तो डेटा इंक्रिप्शन मतलब जो भी हमारा सेंसिटिव डेटा है उसको इनक्रिप्ट मतलब अलग ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डेटाबेस सिस्टम उसको स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा मैसेज कि यूर कम्युनिकेशन इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ऐसा व्हाट्सएप पे मैसेज आता है यहाँ पे। मतलब उसका एम्प्लॉय भी आपका मैसेज नहीं दे सकता है, वो देख सकता है, क्योंकि जो भी मैसेज या डेटा है वो इनक्रिप्ट होके एक अलग फॉर्म में होके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। लेकिन डेटाबेस के अंदर खुद की कैपेबिलिटी है कि वो डेटा को इनक्रिप्ट करके स्टोर करे और डिक्रिप्ट करके वो डेटा को बाहर भी निकाल सकता है। तो इनक्रिप्शन यानी डिक्रिप्शन की जो फंक्शनलिटी है वो फीचर है ये डेटाबेस सिस्टम के अंदर अवेलेबल है सिक्योरिटी के अंतर्गत। और यहाँ पे जो भी आपका सिक्योर और सेंसिटिव डेटा होता है तो वो यहाँ पे आप डेटा इंक्रिप्शन टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हो डेटाबेस सिस्टम की, ठीक है। उसके बाद होता है ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल मॉनिटर यूजर एक्टिविटी। तो डेटाबेस सिस्टम के पास वो पावर होती है कि कौन सा यूज़र ने क्या एक्टिविटी की है डेटाबेस सिस्टम के अंदर, कौन सा यूज़र ने किस तरीके का डेटा इंसर्ट किया है, क्या क्या किया है, सारे लॉग्स वो क्या करता है रिकॉर्ड कर सकता है, उसी को ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। तो आपने डेटाबेस सिस्टम किसी यूज़र के हाथ में दी जो कि डेटाबेस के अंदर सेंसिटिव डेटा होता है, ठीक है। तो उस
सिस्टम के साथ वो जो बंदा है जो यूज़ कर रहा है वो क्या क्या ऑपरेशन कर रहा है, बैकअप ले रहा है, क्या ले रहा है, सारी चीज़ों का लॉग क्या होता है जनरेट होता है यहाँ पे, और वो उसको मॉनिटर करता है यूज़र क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है डेटाबेस के ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी पॉलिसी है यहाँ पे, सिक्योरिटी फंक्शनलिटी है डेटाबेस की कि वो पूरा मॉनिटर कर सकता है यूज़र की एक्टिविटी को, गतिविधियों को, डेटाबेस के अंदर जो भी फंक्शनलिटी एक्सेस हो रही है, कुछ भी हो रहा है उसका सारा लॉग वो क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है ऑडिट ट्रेल। तो ये सारी जो चीज़ें आती है ये सिक्योरिटी इन DBMS में आती है। तो आपको अगर कभी पूछा गया इंटरव्यू में कि व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी DBMS इज प्रोवाइड, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन है, डाटा इंक्रिप्शन है, ऑडिट ट्रेल है। इतनी 3 चीज़ें बताने के बाद इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती है। ठीक है, सो हियर क्या स्टॉप करना है या कंटिन्यू करना है, बोलो। सर आज के लिए स्टॉप करेंगे क्या? मेरा अभी कॉल है 9:15 को। हाँ वही बोला मैं, क्योंकि आपका यू आर द वर्किंग प्रोफेशनल, दैट्स वाई देयर इज़ अ टाइम रिस्ट्रिक्शन। यस, तो आज का टॉपिक समझ में आया सबको किस तरीके से था? चीज़ें समझ में आ रही है आपको? बेसिक यस चीज़ें, सर, यस। बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको कोडिंग सीखने से पहले बेसिक आना आपको ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं। और कल शायद हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली कोडिंग के ऊपर, SQL को स्टार्ट करेंगे हम कल। ओके, तो उसके अलग अलग कमांड्स किस तरीके से वर्क होता है, DBMS के अलग अलग फीचर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कोडिंग। तो फ्रॉम टुमारो उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट है तो देखेंगे, थोड़े थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं, उसके बाद में आप कोडिंग के सीख हो सकते हैं, लेकिन आपको वर्ड्स कॉन्सेप्ट पता होना एटलीस्ट ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आज वो ये नहीं ज्वाइन हुई, क्या नाम था, रेशमा क्या, कल जो थी वो भी ज्वाइन नहीं हुई आज। ठीक है, कोई बात नहीं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो टाइम पे ज्वाइन करें। ओके, और कंटिन्यू क्लास करें। अगर एक भी लेक्चर मिस करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड करता हूँ तो वहाँ पर भी आप रिकवर कर सकते हो आपका मिसिंग लेक्चर। ठीक है, ओके, तो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो आपको जैसे मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हियर